नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके स्टैंडर्ड के बारे में, और इसी हवाले से हमने काशिफ मिर्ज़ा से बातचीत के दौरान जो इस पर डिस्कशन की थी। लेकिन आज हमारा जो पॉइंट है वो प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर बात करेंगे। किस स्टैंडर्ड पर जो टीचर्स हैं उनको हायर किया जाता है और किस क्वालिटी का एजुकेशन देते हैं, और क्या इन्हीं टीचर्स की वजह से इनका जो प्राइवेट छोटे स्कूल जो गली मोहल्ले के स्कूल्स हैं उनका स्टैंडर्ड और वहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है उसकी क्वालिटी जो है, क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जाती है उसके मुकाबले में बेहतर इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर जो टीचर्स हैं ज़्यादा, बेशक सैलरी उनकी कम होती है लेकिन उनका जो पढ़ाने का जो स्टाइल होता है, उनका मेथड होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से आज हम बात करेंगे साथ के मयार के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा तालीमी पॉलिसियाँ जो है उसके हवाले से बात करेंगे कि जिस टीचर को भी हायर किया जाता है वो किस पॉलिसी के तहत किया जाता है और उसके रजिस्ट्रेशन पर भी बात करेंगे। इसी वजह से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मलिक इब्रान है जो कि सदर हैं आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हम ठीक हैं? सर बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आज हमें आपने ज्वाइन किया। सर सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि तालीमी मैदान की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं एजुकेशन के हवाले से उनका क्या रोल देख रहे हैं आप एजुकेशन में? देखें, ये एक बहुत अहम मौजू है जिसका आपने इंतखाब किया। पाकिस्तान में इस टाइम 60% से ज़ायद बच्चे जो हैं वो निजी प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता हैं। तो किसी मुल्क में इस कदर यानी 40% पब्लिक सेक्टर से और 60% प्राइवेट सेक्टर से अगर वाबस्ता हैं तो निजी सेक्टर का बहुत बुनियादी रोल है और निजी सेक्टर मेन स्टेक होल्डर है। इसीलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान भर के जो तालीमी बोर्ड्स हैं वहाँ पे निजी तालीमी इदारों की बच्चों की पोजीशंस होती हैं। हम ये देखते हैं कि जितने डायरेक्टरेट्स ऑफ एजुकेशन हैं, जितने आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो स्टूडेंट्स की पोजीशन होल्डर्स होते हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर से पढ़ा है। और वालिदैन का ये एक एतमाद भी है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि वो इस कदर अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ भेज रहे हैं। यकीनन उनका इत्मीनान है और ये प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बुनियादी किरदार है। ठीक। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले हैं यही ज़्यादा क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स पे जो भी जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं क्या वो इतने कामयाब नहीं हैं, क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे पाते हैं? नहीं, देखें आज से 30-40 साल पहले जब प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स कम होते थे या नहीं होते थे तो साफ ज़ाहिर है पब्लिक सेक्टर के तालीमी इदारे ही थे, और आज भी अच्छे तालीमी इदारे मौजूद हैं मगर कम तालीमी इदारे हैं और ख़ास तौर पे तवज्जो नहीं है। चूँकि हमारी जो एलीट क्लास है या हमारे हुक्मरान तबका है, हमारे वज़ीर, मुशीर, जजेस, सीनियर सहाफ़ी, तमाम लोगों के बच्चे चूँकि प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं तो पब्लिक सेक्टर की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर के लोगों के लिए ये आसानी भी है कि जी उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तो जब किसी को कोई पूछे नहीं तो उसका मेयार अज खुद ही कम पड़ जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में चूँकि एक एहतसाब होता है, प्राइवेट सेक्टर में ना पढ़ाने वालों की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर किसी तालीमी इदारे के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो बच्चों को वालिदैन उसमें नहीं भेजते, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अभी हमने कहा है कि एहतसाब की बात की है, प्राइवेट सेक्टर्स में एजुकेशन का जो एहतसाब रखा जाता है चाहे वो टीचर्स का हो या आपका करिकुलम का हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं गली मोहल्ले में छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, क्या वहाँ पर भी एजुकेशन की क्वालिटी को चेक एंड बैलेंस किया जाता है? देखें, जो गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल्स हैं बिल्कुल वो खुद एक दूसरे के बहुत अच्छे कम्पिटिटर्स होते हैं, और अगर वो स्कूल्स अच्छे ना हों, देखें वो बहुत कम फीस चार्ज कर रहे होते हैं, 500, 1000, 1500, 2000 तक की फ़ी इस लैब में वो आ रहे होते हैं। तो वो तालीमी इदारे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहे होते हैं। अगर उनके रिज़ल्ट्स अच्छे ना हों, वो अच्छी तरह पढ़ा ना रहे हों, तो वालिदैन उन स्कूलों में बच्चों को दाखिल ना करवाएं। ये तो बुनियादी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि उन तालीमी इदारों की भी रजिस्ट्रेशन होती है, बोर्ड के साथ एफिलिएशन होती है, और वो इसीलिए होती है कि वो बुनियादी क्राइटेरिया मीट कर रहे होते हैं, और उसके अलावा वो तालीमी इदारे शरह ख़वानगी में इजाफे का बायस बन रहे हैं। और वहाँ पे जो टीचर्स हैं साफ ज़ाहिर है अगर वो पढ़ा सकती होंगी तो तब भी तालीमी इदारे वाले उन्हें हायर करते हैं। और मैं उन टीचर्स के किरदार को इस हवाले से सराहता भी हूँ कि कम सैलरीज़ के बावजूद वो बहुत अच्छा काम करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज दे रही हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जो टीचर्स की जो हायरिंग की जाती है उसका क्या प्रोसेस है, मतलब किस लेवल पर या उनकी एजुकेशन किस तरह से मॉनिटर की जाती है? इंटरव्यूज़ के थ्रू तो काफ़ी कुछ पता चल जाता होगा कि ये जो टीचर जो इसको हायर किया जा रहा है उसमें कैपेबिलिटीज़ ये हैं कि वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देख सकता है। आपके नज़दीक आपको लगता है कि गली मोहल्लों में जो स्कूल्स कम सैलरी पर रखे जाते हैं
वो भी इतना ही अच्छा पढ़ा सकते हैं? देखें, टीचर को हायर करने का एक क्राइटेरिया जो होता है बुनियादी तौर पे तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है और वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई हैं, ठीक है। अब एक ऐसी टीचर जो ग्रेजुएट है या इंटरमीडिएट उसकी एजुकेशन है लेकिन प्रोफेशनली वो वेल ट्रेंड है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और इसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि टीचर जब उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, बुनियादी तौर पे जो आपका तालीम देने का अमल है इसमें शायद एक ऐसी टीचर जो एक्सपीरियंस्ड हो और जो टेक्निक्स को समझती हो, बच्चों की साइकी से अवेयरनेस रखती हो, वो एक पीएचडी स्कॉलर से अच्छा छोटे बच्चों को ट्रीट कर सकती हो और प्रैक्टिकली चीजों को अंडरस्टैंड जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो जूनियर स्कूल्स होते हैं बल्कि मैक्सिमम तालीमी इदारों में फीमेल टीचर्स ही हायर की जाती हैं जो कि वो बच्चों की नफ्सियात को अच्छी तरह समझ सकती हैं और बहुत अच्छी तरह पढ़ाती हैं वो बच्चों बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अभी हम बात करते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो प्राइवेट स्कूल्स का तो होता है, लेकिन जब हम छोटे प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, मैंने जैसे कि पहले भी जिक्र किया है गली मोहल्ले में स्कूल्स होते हैं, क्या उनकी भी रजिस्ट्रेशन हुई होती है और वो भी उसी प्रोसेस से गुजरते हैं रजिस्ट्रेशन के जैसे वो बड़े प्राइवेट स्कूल्स गुजरते हैं? जी देखें, ये जो तालीमी इदारे पाकिस्तान में सब ने रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अब तो पंजाब के लेवल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। जब जिस शहर में आप और मैं बैठे हैं इस्लामाबाद, यहाँ पे भी गली मोहल्ले रूरल एरियाज के बेतहाशा स्कूल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले 1.5-2 साल के दौरान यहाँ के जो तालीमी इदारे थे रजिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है पीरा, उसकी तरफ से शदीद मसाइल का सामना हमें करना पड़ा कि क्या हुआ कि उन्होंने फीस 100% उन तालीमी इदारों की बढ़ा दी। अब मुझे बताएं कि अगर और जुर्माने आयद करना शुरू कर दिए, फीसें बढ़ा दी, जुर्माने आयद, और कोई फैसिलिटेशन उनकी तरफ से नहीं हुई। कई तालीमी इदारे हैं जिन्होंने रिन्यूअल के लिए 5-5 साल पहले अप्लाई किया, आज तक उन्हें रिन्यू नहीं किया गया। कई तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनकी फाइलें वहाँ से गायब हो गई। और मैं ये देखता हूँ कि ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रॉपर अपना काम नहीं करते और ऊपर मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि इस चीज़ का वज़ीर तालीम को, वज़ीर आज़म तो छोड़े, वज़ीर तालीम को भी नहीं पता होगा कि इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। यही वजह है कि इस्लामाबाद के लिए जो तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है उसके 2 मेंबर्स, मेंबर रजिस्ट्रेशन और मेंबर एकेडमिक्स, इदारे की गलत पॉलिसियों की वजह से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे मसाइल हो रहे हैं कि अगर आज मैं कोर्ट में चला जाऊँ तो जो 2 और लोग काम कर रहे हैं उनको भी मैं डिसमिस उनकी जॉब से करवा सकता हूँ, क्योंकि ये अपने कौन लोग हैं सर, ऐसे कौन लोग होते हैं जो एजुकेशन के साथ खेल रहे हैं हमारी जनरेशन के साथ? क्योंकि एजुकेशन और जो टीचर्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से इनको पढ़ाया जाए, क्या मैकेनिज्म यूज किया जाए उनके लिए, क्या, और जो हमारे पॉलिसी मेकर है एजुकेशन के उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जो जब इस तरह की कुछ तब्दीलियां लाई जाती हैं जो उनके हक में नहीं होती, कौन से लोग हैं सर? देखें, इस सिलसिले में मैंने पहले भी गुजारिश की कि प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़े, आपके वजीर तालीम जिनकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ इस्लामाबाद है उनको भी पीरा की इन पॉलिसियों के बारे में नहीं पता होगा। और अब ये इदारे जो हैं अपने मनपसंद लोगों से मुशावरत करके मेन स्टेक होल्डर से बात किए बगैर रातों रात जब पॉलिसियां बनाते हैं तो फिर इस तरह के मसाइल आते हैं कि कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। 2016 में पीरा के ऐसे रूल्स बनाए गए कि जिनमें 2% तालीमी इदारे भी पूरे नहीं उतरते थे, तो हमें फिर लामाला कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अभी तक जो मैटर है वो सब जुडिशियस है, अदालत में ज़ेरे इल्तवा है और इन्होंने अपनी फीसें दुगनी करके बढ़ा दी हैं। जी देखें, बात ये है कि जब
آپ معاملات کو پراپر ٹیک اوور نہیں کرتے تو اس وقت بے تحاشا قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کورٹ کو ایکشن لینا پڑتا ہے. تو یہ لوگ اپنی کاغذی کاروائیاں اس طرح سے پوری کرتے ہیں کہ 2 4 5 لوگوں کو بلا کے فوٹو سیشن کر لیا اور کہا کہ ہم نے اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کر لیا، اس پالیسی پہ وہ ایگری ہیں، اور جب پالیسی سامنے بنا کے لاتے ہیں تو جو بات چیت ہوتی ہے وہ 100% اس سے اگینسٹ وہ سامنے لے آتے ہیں. اس طرح ان کو کرپشن کے بھی مواقع ملتے ہیں، اس طرح من پسند لوگوں کو نوازنے کے بھی مواقع ملتے ہیں، اور پھر جو یہاں پہ چیئرمین یا چیئر پرسنز ہوتے ہیں انہیں تو کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ ملازم طبقہ جو چھوٹے گریڈز کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو مسائل بعد میں فیس کرنا پڑتے ہیں. اور یہی میں نے مثال دی آپ کو پہلے کہ 2 ممبران کو پہلے ادارے کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے. تو پاکستان بھر میں دیکھیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے حکومت کی پالیسیاں اچھی سامنے آ رہی ہیں، تو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس میں جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں ان کو نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے سر. بہت آپ کے مطابق جو ہے ایجوکیشن پر سیاست کی جا رہی ہے، آپ کا پوائنٹ آگے سر. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی جانب سے، اور اس کے علاوہ پیک وکٹمائزیشن کی جاتی ہے، اور بھی بہت سارے سبسٹینسز ایسے ہیں جو ایجوکیشن میں فیس کرنے پڑتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو اس سارے صورتحال میں کیا یہ چھوٹے اسکولز جو ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکولز، ان کے اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کیا وہ اتنی اہل ہوتی ہے کہ گرومنگ کر سکے اسٹوڈنٹس کی، یا ان کی جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ بچوں کو اسپیشلی یہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں گھر میں رہنا پڑا اور گھروں سے وہ باہر نہیں نکل سکے، تو اس دوران بھی بہت شدید قسم کے نفسیاتی مسائل سامنے آئے، بچے جھگڑالو ہو گئے، ان کو ایک تعلیم کا اچھا ماحول نہیں مل سکا، اور تعلیم سے دوری کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن چونکہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں جب ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اور دن میں کئی بچے ان کے ہاتھوں سے گزرتے ہیں اور وہ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سے ان مسائل سے نبرد آزما ہوتے ہیں. اور الحمدللہ چھوٹے اسکولوں میں بھی کوالیفائڈ سٹاف ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک ٹیچر اچھی طرح نہیں پڑھا سکتی تو وہ رزلٹ نہیں دے سکتی ہیں. اگر ہم رزلٹ اچھا نہ شو کر سکیں تو پھر لامالا والدین اس اسکول سے بچوں کو نکال کے دوسرے اسکولوں میں لے کے جاتے ہیں. جی اچھا سر، اگر ہم لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں ویل بینگ ایڈولسنس کی بات کریں، تو کیا پرائیویٹ اسکولز اور اسٹیٹ کے اسکولز میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کیا ان میں کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو تمام بچے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے تو ان کے بیہیویئر میں، ان کے کریکٹر میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں. تو جو بچہ زیادہ سیکھے گا، زیادہ اچھی طرح پڑھے گا، صاف ظاہر ہے وہ زیادہ مفید شہری بنے گا اور وہ زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ کے طور پہ سامنے آئے گا. بالکل ٹھیک. سر، حکومت کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ساری سچویشن میں؟ سر دیکھیں، گورنمنٹ کو اپنی بنیادی ترجیح تعلیم کو دینی چاہیے. جن معاشروں میں تعلیم کو اہمیت نہیں دی جاتی، جن کے اساتذہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، وہ معاشرے، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے. اور ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی صحت اور تعلیم کے نام پہ معرض وجود میں آئی تھی، مگر انہوں نے تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی، اور 4% جو ایجوکیشن کا بجٹ تھا اس کو بھی پراپر یوٹیلائز نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے. اور دنیا کے 130 تعلیم کے حوالے سے پسماندہ ترین ممالک میں پاکستان 125ویں نمبر پہ آ چکا. 109ویں سے 125ویں نمبر پہ ہمارے ملک کا جانا موجودہ حکومت کی غلط تعلیمی پالیسیوں کا عکاس ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ارباب اختیارات سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم مین سٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے پاس 60% سے زائد بچے پڑھتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تعلیمی پالیسیاں بنائیں، قابل عمل فارمولے آپ اڈاپٹ کریں تاکہ ملک اور قوم آگے جائے. ہم اس طرح تو پتھر کے دور میں چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ایجوکیشن نہیں ہوتی تو پھر تشدد، ایکسٹریمزم اور یہ چیزیں زیادہ جنم لیتی ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ملک ابرار، صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن سے ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین پروگرام میں موجود تھے. ناظرین، آج ہم نے پروگرام میں بات کی ہے اساتذہ کے معیار کے بارے میں. دیکھا جائے تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کے لیے معمار کی طرح ہوتے ہیں. اب جو بھی بچوں کو ایجوکیشن دیتے
دیتے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے فیوچر جو ہے ان کا برائٹ ہو سکے. تو جو گلی محلوں میں جو اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر جو ٹیچرس کو ہائر کیا جاتا ہے وہ ان کی جو انٹرویو کے دوران جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹیز ہیں, اتنی ایبلٹیز ہیں کہ وہ بچوں کو اس طرح سے ٹرین کر سکیں جیسے بالکل آپ کو گھر والا جو ماحول ہے وہ پرائیویٹ اسکولس میں ملتا ہے, اچھے طریقے سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی ہے اور مار پیٹ نہیں ہوتی ہے جیسے پہلے گورنمنٹ اسکولس میں ہوا کرتی تھی. پریشرائز نہیں زیادہ کیا جاتا, اسکول کا جو کام ہے وہ اسکول پرائیویٹ اسکولس میں ہی کیا جاتا ہے اور گھر پر زیادہ پریشرائز نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے بھی شاید زیادہ پرائیویٹ اسکولس کامیاب ہیں اور جو ان کی جو ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے وہ گورنمنٹ اسکولس کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے. ملک ابرار صاحب جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ جو چھوٹے ہی صحیح لیکن پرائیویٹ اسکولس جو ہیں ان پر اعتماد جو ہے وہ پیرنٹس کا اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو رزلٹ ہے پرائیویٹ اسکولس میں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بامقابلہ اگر ہم دیکھیں جو جتنے بھی گورنمنٹ کے اسکولس ہیں. جی ناظرین, اس وقت پروگرام میں صرف اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.